औद्योगिकता क्या है? 5 साल, 5 ईयर। कृषि जनगणना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। यह हर 5 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और पहली जनगणना वर्ष 1970 और 71 के संदर्भ में आयोजित की थी। इस जनगणना के माध्यम से देश में जोत के संरचनात्मक पहलुओं पर डेटा एकत्र किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी पर उप मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा की गई कुछ पहल है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का नेतृत्व कृषि और किसान कल्याण मंत्री करते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। आज तक भारत में 8 कृषि गणनाएं 1970, 71, 1976, 77, 1980, 81, 85, 86, 90, 91, 95, 96, सन 2000, सन 2005 के संदर्भ के रूप में लेते हुए आयोजित की गई हैं। देश में इस समय 9वीं जनगणना चल रही है। विश्व कृषि जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर यानी 10 साल के अंतराल पर की जाती है। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक राज्य प्रायोजित योजना है। मिशन 21 फरवरी सन 2016 को शुरू किया गया था। एकीकृत और समावेशी ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण समूहों को एक आदर्श बदलाव लाना। समूहों में एक आदर्श। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मिशन 21 फरवरी सन 2016 को शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत स्थानीय योजना के माध्यम से समूह आधारित एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और मिशन में समयबद्ध और समग्र तरीके से 300 ग्रामीण समूहों के विकास की परिकल्पना की गई। मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करना है। इसके साथ ही बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर और व्यवस्थित ग्रामीण समूह बनाकर एक आदर्श बदलाव लाने की जरूरत है। इससे संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मिशन में गैर आदिवासी समूहों के लिए प्रति समूह 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आदिवासी और पहाड़ी राज्यों के समूहों के लिए प्रति समूह 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा तैयार की जाने वाली खाद है। यह विभिन्न प्रकार के कीड़े, आमतौर पर लाल केंचुआ, सफ़ेद कीड़े और अन्य केंचुओं का उपयोग करके अपघटन प्रक्रिया का उत्पाद है। यह सड़ने वाली सब्जी या खाद्य अपशिष्ट संस्करण सामग्री और वर्मी कास्ट का मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए कृमियों को पालने की वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कास्ट केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के टूटने का अंतिम उत्पाद है। वर्मी कंपोस्ट में पानी में घुलनशील पोषक तत्व होते हैं और यह एक उत्कृष्ट पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद और मृदा अनुकूलन है। इसका उपयोग खेती और छोटे पैमाने पर टिकाऊ जैविक खेती में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा तैयार की गई खाद है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद बांध भी है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध का निर्माण 1954 से 1962 तक किया गया था। बांध की ऊंचाई लगभग 91.44 मीटर और लंबाई 934 मीटर है। अदवा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। अदवा बांध
अधवा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अधवा नदी पर स्थित है। अधवा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अधवा नदी पर स्थित है। अधवा बांध का निर्माण 1978 में किया गया था। अधवा बांध की लंबाई 7,906 मीटर और ऊंचाई 20.48 मीटर है। माटा टीला बांध उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में से 93 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से 93 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा के सबसे बड़े बांधों में से एक है। मेजा बांध भीलवाड़ा के सबसे बड़े बांधों में से एक है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितनी मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा है? 5 लाख। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा 5 लाख रुपए है। आयुष्मान भारत नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा है। यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए हर साल अभ्यर्थियों को पारिवारिक फ्लोटर आधार पर 5 लाख रुपए तक की जीवन की बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना को पहले ABNHPS के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यह मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक पहल है। वर्तमान में इस योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में जाना जाता है। योजना की विशेषताएं और लाभ। प्रत्येक वर्ष लाभार्थी परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा। इस योजना का उपयोग प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका लाभ किसी भी सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में लिया जा सकता है। लाभार्थियों की पात्रता ने गरीबी वंचित ग्रामीण परिवारों को लक्षित किया है। सामाजिक आर्थिक जाति गणना। सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार के आधार पर शहरी श्रमिक परिवारों की व्यावसायिक श्रेणी की पहचान की। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन स्थापित किया जाएगा। इस योजना में देश की लगभग 40% जनसंख्या शामिल है। पूर्व और पाश्चात्य अस्पतालवास अवधि के दौरान होने वाली लागत को शामिल किया गया है। बीमा का एक नकद रहित अस्पतालवास सुविधा प्रदान करता है। डे-केयर उपचार खर्च भी योजना द्वारा शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है। नवोदय विद्यालय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना नवोदय विद्यालय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत पूरे देश में हुई। ये शैक्षणिक और आवासीय विद्यालय है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा चलाया जाता है। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य। नवोदय विद्यालय प्रणाली भारत और अन्य जगहों पर स्कूली शिक्षा के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग है। इसका महत्व लक्ष्य समूह के रूप में प्रभावशाली ग्रामीण बच्चों के चयन में और आवासीय विद्यालय प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ के समान उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास है। ऐसे बच्चे समाज के सभी वर्गों और सबसे पिछड़े सहित सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नवोदय विद्यालय प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय है जो उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क है। शिक्षा के एक विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत में केंद्रीय सरकारी स्कूलों की एक प्रणाली है जिसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। सर्वोदय विद्यालय की स्थापना 3 जनवरी 1973 को ग्रेस द मोस्ट
रेव बेनेडिक्ट मार ग्रेगोरियोस द्वारा की गई थी, जो त्रिवेंद्रम के दिवंगत महानगरी आर्कबिशप थे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में ST बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई थी, ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पा सकें। स्कूल न केवल शैक्षिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्कूलों के निर्माण के लिए अनुदान दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को आवर्ती व्यय दिया गया। उत्तर प्रदेश के किन 3 मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक? प्रत्येक मंडल में जिले हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, जिसमें कानपुर, लखनऊ, मेरठ मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं। कानपुर संभाग में औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर 6 आते हैं। लखनऊ में हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, राय बरेली, सीतापुर और उन्नाव लखनऊ संभाग में 6। मेरठ संभाग में बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़। मेरठ, लखनऊ, कानपुर में मंडल में 6 जिले आते हैं, प्रत्येक में 6 जिले आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1992-97 की लक्ष्य वृद्धि 5.6% और वास्तविक वृद्धि 6.8% है। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और बढ़ते कर्ज का बोझ, बढ़ता बजट घाटा, उद्योग में मंदी और मुद्रास्फीति योजना के शुभारंभ के दौरान प्रमुख मुद्दे थे। योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए कठोर नीतिगत उपाय किए। श्री PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के तहत उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत के माध्यम से 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई। 8वीं योजना की अवधि के दौरान कुछ मुख्य आर्थिक परिणाम तीव्र आर्थिक विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की उच्च वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र निर्यात आयात में वृद्धि, व्यापार में सुधार और चालू खाता घाटा एक उच्च विकास दर हासिल की गई थी। भले ही कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा काफ़ी कम होकर 34% हो गया था। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। मुख्य मूल्य निर्णय को समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकान बंद कर दी गई, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई। शिवरामन समिति की सिफारिश से 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। परिवार नियोजन का भी विस्तार किया गया। 1985 में NCR योजना बोर्ड और छोटे और मध्यम शहरों के एकीकृत विकास IDMST। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.7% थी। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। कबीरदास एक भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे जो 15वीं शताब्दी में रहते थे और उनके कार्यों ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। इनकी पंक्तियाँ सिख धर्म के ग्रंथ साहिब और कबीर सागर में पाई जा सकती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। इन्हें संगठित धर्म और आस्था दोनों की आलोचना के लिए जाना जाता है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों की गलत प्रथाओं पर
ध्यान केंद्रित करते हुए सभी धर्मों की व्यर्थ और अनैतिक गतिविधियों पर सवाल उठाया। कबीर के अनुसार सत्य उसके साथ है जो अन्याय के पथ पर है, जो जीवन और निर्जीव सब कुछ दिव्य मानता है और जो दुनिया के मुद्दों से निष्क्रिय रूप से अलग है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना द्वारा शुरू की गई थी। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सन 2009 में शुरू की गई एक योजना थी। यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। केंद्र और राज्यों के बीच 50 के अनुपात में वित्तीय सहयोग की साझेदारी हुई। मंत्रालय राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पीने के लिए पर्याप्त निरापद पानी उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश भर की सभी ग्रामीण आबादी को सम्मिलित करने के लिए इस कार्यक्रम का पुनर्गठन किया है। इस पहल ने मार्च सन 2020 तक 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ साथ जारी रखा। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 23,050 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वर्ष सन 2019 से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को जल शक्ति मंत्रालय में विलय कर दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय का उत्तरदायित्व गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए उत्तरदायित्व मंत्री हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का उत्तरदायित्व गिरिराज सिंह को दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तरदायित्व प्रकाश जावड़ेकर को दिया गया है। भारत सरकार की वन धन योजना का उद्देश्य क्या है? बढ़ता हुआ वन आवरण, स्लैश और जला कृषि पर प्रतिबंध, जैव विविधता का संरक्षण, आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को इष्टतम उपयोग में मदद करके उन्हें एक अस्थायी आजीविका प्रदान करके अल्पसंख्यक खाद्य उत्पादन के संग्रह में शामिल आदिवासियों के आर्थिक विकास करना है। वन धन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय और TRIFED की एक पहल है, जिसे 14 अप्रैल सन 2018 को शुरू किया गया था और जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना चाहता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से इस योजना को केंद्रीय स्तर पर नोडल विभाग और राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। राज्य स्तर पर MFP के लिए राज्य नोडल एजेंसी और जिला कलेक्ट्रेट की योजना जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए परिकल्पित की गई है। स्थानीय रूप से केंद्रों का प्रबंध एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें वन धन SHG के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लघु वन उपज MFP वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। समाज के इस वर्ग के लिए MFP के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 100 मिलियन वनवासी भोजन, आश्रय, दवाओं और नकद आय के लिए MFP पर निर्भर हैं। यह उन्हें बेमौसम के दौरान महत्वपूर्ण निर्वाह प्रदान करता है, विशेष रूप से शिकारी आदिवासियों जैसे आदिम जनजातीय समूहों और भूमिहीन के लिए। आदिवासी अपनी वार्षिक आय का 20 से 40% MFP से प्राप्त करते हैं, जिस पर वे अपने समय का प्रमुख हिस्सा खर्च करते हैं। इस गतिविधि में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत बंधन है, क्योंकि अधिकांश MFP महिलाएं द्वारा एकत्र और उपयोगी बेची जाती हैं। MFP क्षेत्र में देश में सालाना लगभग 10 मिलियन कार्य दिवस बनाने की क्षमता है। इकाई स्तर पर SHG द्वारा प्रत्येक वन धन विकास समूह बनाने वाले लगभग 30 सदस्यों द्वारा उत्पादन का एकत्रीकरण किया जाएगा। SHG क्षेत्र में उपलब्ध
एमएफपी के आधार पर छोटे कटिंग और सेटिंग टूल, डिकासीटर, ड्रायर, पैकेजिंग टूल आदि जैसे उपकरणों का उपयोग करके एमएफपी का प्रारंभिक मूल्यवर्धन भी करेंगे। फरवरी सन 2022 में हर घर जल जीवन मिशन के तहत भारत के कितने जिलों में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हुई है? 100 जिलों में। जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का एक और कीर्तिमान रचा है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति होती है। जल जीवन मिशन हर घर नल से जल सन 2019 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य सन 2024 तक हर एक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, हर घर नल से जल प्रदान करना। विशिष्ट जरूरतों और उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर एक विकेंद्रित दृष्टिकोण लागू किया गया। जनसंख्या को संगठित करने में पानी समितियों और महिलाओं द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल होगा। उद्देश्य पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति, मौजूदा पेयजल संसाधनों को बढ़ाना, पानी के उपचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, उन्हें ले जाने योग्य और पीने के लिए सुरक्षित करना, दूषित जल उपचार और प्रबंधन, जल के बेहतर समग्र प्रबंधन और संरक्षण के लिए अन्य जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों जैसे अटल भूजल योजना, 100 जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन के साथ एकीकरण। हर घर नल से जल योजना के तहत सन 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि हर घर नल से जल का मौजूदा कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था। निर्मला सीतारमण ने 80 लाख घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन की भी घोषणा की। सन 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित ग्रामीण और शहरी दोनों पात्र लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर सभी भूमि और निर्माण संबंधित स्वीकृतियों के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए काम करेगी। यह शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेगी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल भाजपा के एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 28वीं राज्यपाल हैं। इनका जन्म 21 नवंबर 1941 को खरोद, बीजापुर तालुका, जिला सहेसाणा, गुजरात में हुआ था। यह 1994 से 98 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। 22 मई सन 2014 से 7 अगस्त सन 2016 तक इन्होंने गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 15 अगस्त सन 2018 से 28 जुलाई सन 2029 तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल और 23 जनवरी सन 2018 से 28 जुलाई सन 2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। आंध्र प्रदेश विश्वाभूषण हरिचंदन, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, मध्य प्रदेश गंगू भाई छगन भाई पटेल। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का 71वां स्थापना दिवस है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान 16 फरवरी सन 2022 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 16 फरवरी 1952 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने और नई किस्मों के निर्माण के लिए की गई थी। संस्था के बारे में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा
गन्ना संस्कृति के मौलिक और व्यवहारिक पहलुओं पर शोध करने के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में इस फसल पर किए गए शोध कार्य के समन्वय के लिए की गई थी। भारत सरकार ने 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति के संस्थान का अधिग्रहण किया। 1 अप्रैल 1959 को इसे अन्य केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विशेष रूप से भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है? नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड यह भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन और लाइसेंस के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। यह छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और ऐसे किसी भी अन्य गांव या ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। डॉक्टर जी.आर. चिंतला 27 मई सन 2020 से राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। भारतीय लघु औद्योगिक विकास यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के वित्त पोषण, संवर्धन और विकास के लिए शीर्ष संस्थान है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और पूरे देश में इसके कार्यालय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन क्षेत्र में भारत की केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है। यह भारतीय रुपये के मुद्रे और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। सेबी अधिनियम 1952 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में। स्नातक तक लड़कियों के लिए यूपी मुक्त शिक्षा योजना सन 2021 के तहत कौन सा कथन गलत है? अगर एक परिवार में 2 बहनें, दोनों को लाभ मिलेगा। अगर एक परिवार में 2 बहनें हैं तो दोनों को मिलेगा लाभ, यह कथन गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार स्नातक तक छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तदनुसार इस योजना से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC, ST और OBC श्रेणियों की लड़कियों को लाभ होगा। गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख से अधिक छात्राओं को छात्रवृत्ति और स्नातक तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। 30 नवंबर सन 2021 तक सभी छात्र छात्राओं को उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में ट्रांसफ़र करा दी जाएगी ताकि आगे की पढ़ाई में उन्हें कोई परेशानी न हो। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी, लेकिन अगर परिवार में 2 बहनें हैं तो केवल एक को ही लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 23.7%। सामाजिक जनसंख्याकी जनसंख्या, राजनीतिक जागरूकता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। भारत की लगभग 16.17% आबादी राज्य में रहती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य, विधानसभा में 403 सदस्य, विधान परिषद में 100 सदस्य भेजता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में श्रमिकों की संख्या 23.7% है, जिसमें से 65.9% किसान हैं, जिसमें से 65.9% किसान हैं और
5.6% औद्योगिक श्रमिक हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय मौजूदा दर के अनुसार 13,262 है। अच्छा, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना मॉडल की वकालत की गई है। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन सन 2020 परियोजना में पूरा की अवधारणा का प्रस्तावना रखा। इनका लक्ष्य उद्देश्य भारत की नई ऊंचाइयों और उपलब्धियों और विकसित स्थिति अर्थव्यवस्था प्रदान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरा योजना को पायलट आधार पर लागू कर रहा है। पूरा का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण शहरी विभाजन को पटाने का प्रावधान है। इसमें सीवरेज निर्माण और विलेज स्ट्रीट्स ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि का रखरखाव शामिल है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ग्रामीण राष्ट्रपति थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा लिखी पुस्तकें इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, ट्रांसडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ए सीक्वल टू इंडिया 2020। निम्नलिखित में से किस खरीफ फसल को 11 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? चावल को। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह खरीफ की फसल है और उच्च तापमान पर उगती है। इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई की सहायता से बढ़ता है। चावल उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्र में उगाया जाता है। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सिंचाई की मदद से भी उगाया जाता है। चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 3 है। उत्तर प्रदेश राज्य 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। कृषि जलवायु क्षेत्र 4 प्रथम मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र। कृषि जलवायु 5 उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र। कृषि जलवायु 8 मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र 4 को आगे 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र 5 के अंतर्गत 3 उप क्षेत्र हैं। एक कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि इकाई है जो एक निश्चित श्रेणी की फसलों और किस्मों के लिए उपयोगी है। कृषि जलवायु परिस्थितियां मुख्य रूप से मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान और पानी की उपलब्धता को संदर्भित करती है जो वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला एक बड़ा राज्य है। यह लेख उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के लिए विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करता है। यह विश्लेषण किया गया कि पर्याप्त मांग की तुलना में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 36% अधिक है, सब्जियां 34%। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में। झूम या स्थानांतरण कृषि दुनिया में कई हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मौजूदा वनस्पतियों को काटना, उस पर फसल उगाने से पहले वनों की कटाई की एक विधि के रूप में भूमि को जलाना शामिल है। कुछ वर्षों के लिए भूमि का उपयोग करने के बाद उसे अपनी उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए बंजर छोड़ देते हैं और वे खेती के लिए भूमि के एक नए हिस्से में चले जाते हैं। झूम केवल एक विशेष क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है। हालांकि भारत के उत्तर पूर्वी में जनसंख्या इसे खेती का एक तरीका मानती है। यह उनकी खेती की
संस्कृति का हिस्सा है। उत्तर पूर्व भारत के अलावा अन्य क्षेत्र जो स्थानांतरित कृषि में संलग्न है वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग निम्नलिखित का भाग है विंध्य श्रेणी का। उत्तर के दक्षिणी भाग में पठारी क्षेत्र शामिल है जो विंध्य श्रेणी का या चट्टान प्रणाली का एक हिस्सा है। यह चट्टान प्रणाली पूर्व कैम्ब्रियन काल में पाई गई। इन चट्टानों का निर्माण चट्टानों पर क्षरण संबंधित गतिविधियों के माध्यम से देखा जा सकता है जो थेसिस सागर में जमा होने के कारण ऊंचा हो गया था। इन चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर जैसे विभिन्न खनिज शामिल थे। इन चट्टानों में कोई जीवाश्म अवशेष नहीं है। कैमूर श्रृंखला विंध्याचल चट्टान प्रणाली द्वारा बनाई गई थी। राष्ट्रीय बीज नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 2002 में। राष्ट्रीय बीज नीति सन 2002। इसे भारत में सन 2002 में लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प था। इसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की जो बीज अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रमुख संगठन है। किस्म विकास और उन्नत पौधे की किस्म। राष्ट्रीय बीज नीति सन 2002 में पौधों की नई और उन्नत किस्मों का संरक्षण की परिकल्पना की गई। अनुसंधानकर्ता को संरक्षित किस्मों के बीज रोपण सामग्री का वास्तविक अनुसंधान और नई पौधे की किस्मों के प्रजनन के लिए उपयोग करने का अधिकार फिर से शुरू हुआ। उद्देश्य गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में वृद्धि जिसमें निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होने की उम्मीद है। जैविक और जैविक तनाव को सहन करने के उच्चतम स्तर के साथ फसल किस्मों को विकसित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, संशोधन, तकनीकी वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के मद्देनज़र बीज उत्पादन और आयात के अनावश्यक विनियमन को समाप्त किया जाना। भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया? अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग, आधुनिक तकनीकी मशीनरी, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था और इसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसने उन्हें गेहूं के HYV को विकसित करने के उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता और अक्सर भारत को भीख के कटोरे से ब्रेड पैकेट में बदलने का श्रेय दिया जाता है। ब्रेड पैकेट्स। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की और भारत में हरित क्रांति के जनक वह अवधि जब देश की कृषि आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के कारण औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई थी, जैसे कि उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव: कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की समृद्धि, परंपरागत क्षेत्रों में चावल गेहूं की खेती का वितरण, औद्योगिक विकास। हरित क्रांति की विधि 3 मूल तत्वों पर केंद्रित है: उन्नत आनुवंशिकी HYVs वाले बीजों का उपयोग करना, मौजूदा खेत में दोहरी फसल, कृषि क्षेत्रों का निरंतर विस्तार। क्रांतियों के लिए: काली क्रांति पेट्रोलियम, भूरी क्रांति चमड़ा कोको, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट, ग्रे क्रांति उर्वरक, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन, रजत क्रांति अंडा, श्वेत क्रांति डेयरी दूध की क्रांति। यूपी आसान किस्त योजना में कितनी किस्तें प्रदान की जाती हैं? 12। शहरी क्षेत्रों के लिए यूपी आसान किस्त योजना के तहत 12 किस्तें प्रदान की जाती हैं। यूपी आसान किस्त योजना यूपी
आसान किस्त योजना 1 फरवरी सन 2020 को प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा यूपी आसान किस्त योजना का शुभारंभ किया गया। यह किसानों के लिए एक आसान किस्त योजना प्रदान करती है। किसान अपने बकाया ट्यूबवेल बिजली बिल का भुगतान किस्तों में कर सकते हैं। अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ता जिनके पास 5 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन है, वे 12 आसान किस्तों में अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 24 किस्तों में बकाया भुगतान किया जा सकता है। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य का कार्य नहीं है? गाँव का सर्वेक्षण करना, गाँव की पहचान करें, उनका चयन करें, समुदाय के साथ जुड़ाव रखें, उन्हें प्रेरित करें, समय समय पर प्रगति की निगरानी करें। गाँव का सर्वेक्षण करना। संसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो व्यापक रूप से गाँव में विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास शामिल है और गाँव के सामाजिक विकास पर लोगों के बीच प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 अक्टूबर सन 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण के जयंती पर किया था। इस योजना की खास बात यह है कि यह ज़रूरत अनुसार समाज से प्रेरित है, लोगों की भागीदारी के आधार पर। योजना के मुख्य उद्देश्य: मौजूदा योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से स्थानीय संदर्भ के लिए बनावट की जाने वाली कुछ नई पहलुओं से गांव का विकास, जो गांव दर गांव भिन्न हो सकते हैं। आदर्श ग्राम योजना है स्थानीय विकास के मॉडल बनाना जो अन्य गांवों में लागू किए जा सकें। हरियाली दिशा निर्देशन के रूप में क्या जाना जाता है? नई तकनीकी को अपनाना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग, हरी सब्जियों की खेती, पंचायत को जल विभाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपना। पंचायतों को जल विभाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपना। हरियाली दिशा निर्देश HG का उद्देश्य पंचायतों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। इस नई पहल के तहत सभी जल विभाजन पंचायतों के माध्यम से आवश्यक गतिविधियों को प्रदान करके विकास गतिविधियों को लागू किया जाएगा। हरियाली के तहत योजनाओं के उद्देश्य सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी, फूलों की खेती, चारागाह विकास, मत्स्य पालन आदि के प्रयोजन के लिए वर्षा के पानी की हर बूंद का संचयन, वर्षा जल संचयन प्रबंधन से पंचायत के लिए आय के नियमित स्रोत बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक सशक्तिकरण, विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना। कृमि खाद द्वारा उत्पादित जैविक खाद को दर्शाता है। केचुआ कृमि खाद केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद को दर्शाता है। कृमि खाद केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद को संदर्भित करता है। कृमि खाद एक जैविक खाद है जिसे जैविक अपशिष्ट पदार्थों, पौधे के अवशेष को केचुओं द्वारा भक्षण से उत्पादित किया जाता है। यह खाद एक गंधहीन, स्वच्छ कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पर्याप्त मात्रा में NPK और कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी 1993 में। कब की गई थी? 1993 में। जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा राजकोषीय, औद्योगिक और व्यापार शासन में शुरू किए गए सुधारों के अनुसरण में मार्च 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय खनिज नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और खनिज क्षेत्र में
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने की आवश्यकता को मान्यता दी। नीति में जोर दिया गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से खानों के नियमन और खनिज संसाधनों के विकास के लिए कानूनी उपाय तैयार करना जारी रखेगी, ताकि खनिज प्रशासन में बुनियादी एकरूपता सुनिश्चित की जा सके, ताकि खनिज संसाधनों का विकास गति बना रहे जो राष्ट्रीय नीति लक्ष्यों के अनुरूप है। खान मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। खान मंत्रालय में संलग्न कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में मुख्यालय है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में। AGRI UDAN से संबंधित है। विमान क्षेत्र में स्टार्टअप, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप। अग्रि उड़ान एक खाद्य और कृषि संस्थान है, व्यवसाय त्वरक है जो AIDEA और NAARM के प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर द्वारा आयोजित किया जाता है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा समर्थित है। प्रोग्राम उद्योग तंत्र और निवेशक पिंचिंग के माध्यम से स्केल अप स्टेज फूड और कृषि व्यवसाय स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने पर केंद्रित है। अग्रि उड़ान अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने और परामर्शदाता इनक्यूबेटर अनुसंधान विकास संस्थान कृषि व्यवसाय निवेश से बहुमूल्य इनपुट प्राप्त करने के लिए खाद्य और कृषि व्यवसाय क्षेत्र में स्केल अप स्टेज नवीन आविष्कारों और उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए एक अनूठा मंच है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? राज्य के गवर्नर, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। राज्य के गवर्नर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(3)(i) में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। आयोग को निम्नलिखित संदर्भ में सिफारिशें करने की आवश्यकता है। राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय का वितरण, जिसे इस भाग और पंचायतों के बीच उनके संबंधित शेयरों के सभी स्तरों पर आवंटन आय के तहत उनके बीच विभाजित किया जा सकता है। करों और शुल्कों, टोलों और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों के रूप में सौंपे जा सकते हैं या द्वारा भी नियोजित किए जा सकते हैं। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान। एक राज्य का राज्यपाल राज्य विधायिका के पटल पर राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को रखना सुनिश्चित करता है, जिसमें आयोग की सिफारिश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का एक ज्ञापन भी शामिल है। भारत में कुल खेती योग्य भूमि क्षेत्र का अधिकांश भाग खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आता है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग खाद्यान्न फसलों के अधीन है। भारत में खाद्यान्न की खेती के लिए वित्तीय वर्ष सन 2019 के अंत में लगभग 124 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र था। यह क्षेत्र सर्वेक्षण समयावधि के दौरान अपेक्षाकृत सुसंगत रहा। गेहूं, जई, जौ, मक्का, राई आदि खाद्यान्न फसलों के उदाहरण हैं। कपास, कॉफी, चाय, जंगल के पेड़, रबड़ के पेड़, फल आदि वृक्षारोपण फसलों के उदाहरण हैं। रेपसीड, सिया, कुसुम, तिलहन की खेती के उदाहरण। घरेलू उपयोग में के बजाय अपने व्यावसायिक मूल्य के लिए उगाई जाने वाली फसलें नगद फसलें कहलाती हैं। कपास, कोको, कॉफी, रबड़, गन्ना आदि नगदी फसलें हैं। कपास, कोको, कॉफी, रबड़, गन्ना आदि नगदी फसलें हैं। ग्राम सभा खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? ग्राम सभा खातों की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षक समिति ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक
ग्राम सभा पंचायती राज और ग्राम विकास का आधार है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक, सबसे बड़ा और अस्थायी निकाय है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 भी ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम पंचायतों में शामिल सरपंच, पंच न्यूनतम 6 या अधिकतम 13। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है, वह सीधे ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। ग्राम सभा खातों का वार्षिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार ग्राम सभा को पूरे वर्ष में कम से कम 2 से 4 बार मिलना चाहिए। कई राज्यों के लोगों की सुविधा के लिए इन बैठकों कई राज्यों में लोगों की सुविधा के लिए इन बैठकों के लिए 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों को संदर्भ तिथियों के रूप में चुना गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, मजदूर दिवस 1 मई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। पंचायती राज प्रणाली वह प्रणाली है जो जमीनी स्तर पर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1912 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राजस्थान अपने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता ने समिति ने 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की: जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में नियुक्त अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आधार पर मंडल पंचायतों और शीर्ष पर जिला परिषद से मिलकर 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा 3 स्तरीय प्रणाली को प्रतिस्थापन की बात कही। 24 अप्रैल हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं करता है। पंचायती राज प्रणाली मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। देश का पहला राज्य कौन सा जिसने ग्राम स्वराज्य की प्रणाली स्थापित की? मध्य प्रदेश। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्राम स्वराज्य की प्रणाली स्थापित की? मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 26 जनवरी सन 2001 को ग्राम स्वराज्य प्रणाली की स्थापना की। 21 जनवरी सन 2001 को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अभियान 1993 में संशोधन करके इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश पंचायत राज अभियान अधिनियम सन 2001 कर दिया। संशोधित अधिनियम के उद्वारण में पंचायत शब्द के स्थान पर पंचायत राज और ग्राम स्वराज्य शब्द को प्रतिस्थापित किया गया। संशोधित अधिनियम के उद्वारण में ग्राम स्वराज्य शब्द जोड़कर मध्य प्रदेश में शासन के मूलभूत सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण प्रतिमान परिवर्तन को दर्शाता है। वास्तव में मध्य प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम सन 2001 द्वारा अधिनियम और 26 जनवरी से लागू शासन की नई व्यवस्था ग्राम स्वराज्य शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य के संचालन से अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र के बजाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित शासन की एक नई प्रणाली की शुरुआत होगी। ग्राम स्वरोजगार का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। इनके अनुसार हर राज्य को गांव को एक आत्मनिर्भर स्वायत्त निकाय बनने की दिशा में काम करना चाहिए। ग्राम स्वराज्य को लागू करने के लिए भारत में पंचायत राज व्यवस्था की अवधारणा आई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होगी।
जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, ग्रामीण पंचायत विलेज लेवल। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को 1992 के 73वें संवैधानिक अधिनियम भाग 9 को पारित करके संवैधानिक मान्यता मिली। इसी के साथ इसने 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा, जिसमें 29 विषय हैं। इसमें अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ओ शामिल है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की। यह 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ। बिहार वर्ष सन 2005 में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता हैं। बलवंत राय मेहता क्या है? भारत में पंचायती राज के जनक हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। पंचायती राज शब्द जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पहली पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था? जलियांवाला बाग में नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वह एक कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। उन्हें विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य गीतांजलि के निर्माण के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा वर्ष 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। वे एकमात्र ऐसे कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला। टैगोर ने प्रकृति की गोद में पेड़ों और बगीचों और एक पुस्तकालय के साथ शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बैठक आयोजित की जा रही थी। रोलैक एक्ट का विरोध करना। 2 राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। उस दिन बैसाखी भी थी। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। कई लोग जान बचाने के लिए बागीचे में कुएं में कूद गए थे, जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार से 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। राज्य के सचिव एडविन मोंटेग ने इस मामले की जांच के लिए 1919 के अंत में हंटर कमीशन बनाया गया था। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद डायर को पदोन्नत किया गया और कर्नल बनाया गया। उसे वापस ब्रिटेन भी भेज दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन गए। वहां उन्होंने मैक्सटन हॉल में डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों के उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना। किसान उत्पादन संगठनों ने किसानों को उनकी आय में सुधार के लिए उनकी आर्थिक ताकत और बाजार संबंधों को बढ़ाने में मदद की। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य किसानों के उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना है। एफपीओ स्वैच्छिक संगठन है जो उनके किसान सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती है, जो उनकी नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। भारतीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश
कई अन्य राज्यों में काम कर रहे एफपीओ ने अच्छे और उत्साहजनक परीक्षण परिणाम दिखाए और इससे उन्हें अपनी कृषि और अन्य उपज के लिए उच्च रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिली। यह उन सभी लोगों के लिए खुला है जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम और इच्छुक हैं और लिंग, त्वचा के रंग, धर्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सदस्यता की जिम्मेदारी निभाते स्वीकार करते हैं। यह निर्वाचन प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, किसान सदस्यों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है ताकि वे अपने एफपीओ के विकास और विकास में प्रभावी रूप से योगदान दे सकें। भारत में इस समय 10,000 से भी कम एफपीओ हैं। किसानों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना उद्देश्य क्या है? सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालीन फसली ऋण प्रदान करना। किसानों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना सन 2006-07 में लागू हुई थी। इसे वर्ष सन 2020-21 के लिए लागू जा रहा है। ब्याज सबवेंशन योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक हर साल 3% की ब्याज दर मिलेगी। यह सबवेंशन किसानों को अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। किसानों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना का उद्देश्य सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालीन फसल ऋण प्रदान करना। इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा: अल्पावधि फसल ऋण, फसलोत्तर ऋण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान, दीनदयाल अंत्योदय योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DNRL) के रूप में भी जाना जाता है। डेयरी सेक्टर। पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? गृह कर, शिक्षा कर, आयकर, परिवहन कर। गृह कर। भारत में गृह कर पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत को कुछ व्यापक शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का अपना कोष होता है। पंचायती राज आमतौर पर शहरी, उपनगरीय, नगर पालिकाओं के विरोध में ग्रामीण भारत में गांवों के स्थानीय स्वशासन को संदर्भित करता है। इस प्रणाली को 1992 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था। ग्राम पंचायतों में कर, गृह कर, व्यवसाय कर, वाहन कर और जल कर, कृषि भूमि पर और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, आयकर। यह सबसे आम प्रकार का कर है जो एक नागरिक सरकार को देता है। अवधारणा बहुत साधारण है। आपकी आय का एक हिस्सा हर साल सरकार को भुगतान किया जाएगा। इस पैसे का उपयोग सरकार द्वारा देश भर में अपनी वृद्धि और विकास गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाता है। मनोरंजन कर। मनोरंजन गतिविधियों जैसे फिल्मों, थिएटरों, मनोरंजन पार्कों, निजी त्योहारों आदि पर लगाए गए किसी भी कर को मनोरंजन कर के तहत जोड़ा जाता है। यह राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और विभिन्न राज्यों के लिए दर अलग अलग होती है। मनोरंजन भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है जो राज्य को इस तरह के कर पर पूर्ण अधिकार होता है जब इसे जीएसटी के तहत सहित कर दिया गया और फिल्मों, मनोरंजन पार्कों आदि पर 28% कर लगाया जाता है, जबकि थिएटर, नाटक, सर्कस, भारतीय शास्त्रीय शो पर 18% लगाया जाता है। रोड टैक्स। सार्वजनिक सड़कों पर उपयोग के लिए सभी पहिया वाहनों पर रोड टैक्स लगाया जाता है। यह उस राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है जहां वाहन खरीदा जाता है। निजी वाहनों के लिए कर एक बार, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए कर का भुगतान सालाना करना पड़ता है। कर की गणना कई कारकों जैसे इंजन क्षमता, लागत मूल्य, बिना लदे वजन, बैठने की क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए की जाती है। सरकार 28% जीएसटी और इंजन क्षमता के आधार पर 1 से 15% तक अतिरिक्त उपकर वसूलती है। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों पर 12% टैक्स
टैक्स कम है। संपत्ति कर सरकार द्वारा लगाया गया भूमि के साथ साथ अचल संपत्ति परियोजना पर एकत्र किए गए कर को संपत्ति कर के रूप में जाना जाता है। स्थानीय सरकार घर के वर्तमान मालिक पर कर लगाती है। विभिन्न राज्यों के लिए कर अलग अलग और स्थानीय स्तर पर नगर निकाय को कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संपत्ति के मालिक पर है। यह दर संपत्ति के उपयोग पर भी निर्भर करती है, चाहे वह औद्योगिक उद्देश्य या घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हो। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास 50% अधिक अनुसूचित जातियों शामिल के साथ स्थानीय संसद सदस्य द्वारा अपनाया गया, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया, जिला पंचायत द्वारा 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ। यह योजना मार्च सन 2010 में ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। योजना मार्च सन 2010 में प्रायोगिक आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 1000 गांवों के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य आदर्श ग्राम निर्माण करना, जिसमें पर्याप्त भौतिक संस्थागत आधारभूत संरचना हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया जा सके। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कार्यक्रम के प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए 5 राज्यों बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश और असम का उल्लेख किया गया। योजना का एक अन्य उद्देश्य सामान्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में अनुसूचित जाति अन्य समुदायों के बीच असमानता को समाप्त करना, जैसे साक्षरता दर, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व। इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव को हर साल 10 लाख रुपए मिलता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना का लक्ष्य एक ऐसा आदर्श गांव बनाना जो आत्मनिर्भर हो और प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता हो। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसे भारतीय केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। पीएम किसान इस योजना का 6000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक के खाते में हस्तांतरित करता है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। इसे फरवरी सन 2019 में जारी किया गया था। यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषित के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए CBCC आंकड़ों को मान्य करने का अधिकार किसे है? RDA अधिकारी, ग्राम सभा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG को ग्रामीण क्षेत्रों में सन 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया। PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए ग्राम सभा को CBCC डेटा को मान्य करने का अधिकार। इसे 1 जून सन 2015 को शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सन 2022 तक कच्चे और जीर्ण और शीर्ण घरों में रहने वाले सभी बेघरों परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जातिगणना सन 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव मानकों का उपयोग करके लाभार्थियों का चयन करना। SECC डेटा घरों के बीच आवास से संबंधित विशिष्ट अभाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना आवास ऋण के लिए ब्याज दरों पर अनुवृत्ति प्रदान करती है। ये योजना सरकार द्वारा प्रति वर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्य सरकारी समर्थित सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजनाओं से जोड़ती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को भारत सरकार द्वारा सन 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सन 2005 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सन 2013 में शुरू किया गया को मिलाकर शुरू किया गया। प्रथम कार्यक्रम संबंधित घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य और संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। NHM न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास विभाग स्थापित किया गया 1985 को। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति NWDB की स्थापना वर्ष 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत की गई थी। वनरोपण और वृक्षारोपण के एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से देश में बंजर भूमि को उत्पादक उपयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य जुलाई 1992 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति का पुनर्गठन किया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत बंजर भूमि विकास के नवनिर्मित विभाग में रखा गया। इसके बाद दिनांक 9/4/1999 को राजपत्र अधिसूचना के तहत बंजर भूमि विकास विभाग का नाम बदलकर भूमि संसाधन विभाग कर दिया गया। नतीजन इस विभाग के निर्माण पर तकनीकी और सामान्य दोनों 32 पदों को पर्यावरण और वन मंत्रालय से भूमि संसाधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। यह समिति मुख्य रूप से भूमि के क्षरण की समस्या से निपटने, पारिस्थितिकी की बहाली और राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की लकड़ी और चारे की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बंजर भूमि एटलस सन 2019 का 5वां संस्करण जारी किया है। इसे भूमि संसाधन विभाग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है। बंजर भूमि एटलस का महत्व: भूमि पर अपनी वहन क्षमता से परे अभूतपूर्व दबाव के परिणाम स्वरूप देश में भूमि का क्षरण हो रहा है। इसलिए बंजर भूमि पर मजबूत और स्थानिक जानकारी विभिन्न भूमि विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बंजर भूमि को उत्पादक उपयोग के लिए वापस लाने में मदद करेगी। प्रमुख बंजर भूमि क्षेत्र में कमी घनी झाड़ियों, दलदली भूमि, रेतीली क्षेत्रों और निजी चारागाहों वाली भूमि की श्रेणियों में देखी गई है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों में बंजर भूमि में सकारात्मक बदलाव आया है। अधिकांश बंजर भूमि को फसल भूमि, वृक्षारोपण, औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणियों में बदल दिया गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही है? उत्तर प्रदेश में सिखों की जनसंख्या 0.3 है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कुल आबादी यूपी के कुल आबादी का 19.26% है। उत्तर प्रदेश जैन समुदाय की आबादी 0.1% है। सभी सही है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कुल आबादी यूपी की कुल आबादी का 19.26% है। 19.26% है। उत्तर प्रदेश में सिखों की आबादी 0.32% है। 0.32%। उत्तर प्रदेश जैन की आबादी 0.11% है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में धर्म जनगणना धर्म आबादी मुसलमान 19.26%, सिख 0.32%, जैन 0.11%, हिंदू 79.73%, अन्य धर्म 0.01, कोई धर्म नहीं 0.29। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? मक्का, चावल, गेहूँ है। गेहूँ राज्य की प्रमुख फसल है। गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। यह राज्य के सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% कृषि भूमि में उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन प्रथम स्थान पर है। गंगा, यमुना
और गंगा घाघरा दोआब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें गोरखपुर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर गेहूं के मुख्य उत्पादक हैं। अधिक वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में गेहूं की कम उपज होती है। सबसे अधिक उत्पादकता चीन की प्रति हेक्टेयर 6,710 किलोग्राम। इसके बाद वियतनाम 5,573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इंडोनेशिया 5,152 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बांग्लादेश 4,375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। भारत के धान का कटोरा किसको कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला किस भूगर्भित क्षेत्र में संदर्भित है? भावर और तराई। भावर और तराई। सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश के भावर तराई भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। भावर तराई क्षेत्र उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से पूरब में कुशीनगर तक फैला है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पाए जाने वाले यह क्षेत्र समतल और नम्र भी दलदली क्षेत्र है। गगनेटिक मैदान। समुद्र तल से गंगा यमुना की ऊंचाई 300 मीटर है। इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से किया गया है। भारत गंगा का मैदानी दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, जो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 2,23,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा उत्तराखंड में है। इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। दक्षिण का पठार। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का भूभाग दक्षिण के पठारी क्षेत्र में शामिल है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है 1999 में। उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर रखा गया, जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को यूपी गांधी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमसोत चोटी। अमसोत चोटी। अमसोत पीक। अमसोत चोटी उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी है। अमसोत चोटी शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की सबसे माउंट साबरमती, त्रिपुरा का बेतलिंग छिप, तेलंगाना का डोली गट्टा, उत्तराखंड का नंदा देवी, मणिपुर का माउंट टेम्पू, गोवा का सोसोगोर। उत्तर प्रदेश में एसटी जनसंख्या का लिंगानुपात है 951 सॉरी। उत्तर प्रदेश में एसटी आबादी का लिंगानुपात सन 2011 के अनुसार 951 है। और उत्तर प्रदेश में एसटी आबादी का लिंगानुपात 934 था सन 2001। सन 2001 में उत्तर प्रदेश जनगणना में एसटी की जनसंख्या 1,07,963 थी, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.06% थी। सन 2011 में उत्तर प्रदेश की जनगणना में एसटी की जनसंख्या 11,34,273 हो गई है, जो उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का 0.57% है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% एसटी जनसंख्या है। 8.6% एससी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में संदर्भित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में संदर्भित किया जाता है। उत्तर प्रदेश 23 और 52 नॉर्थ में और 28 नॉर्थ अक्षांशों के बीच 77 3
84-39 ईस्ट अक्षांशों के बीच में है। असमान और अप्रत्याशित वर्षा स्वरूप पूर्वी मार्ग में आवर्तक सूखे और बाढ़ का कारण बनता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में हल्की बारिश होती है। उत्तर प्रदेश का तापमान 0 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। उत्तर प्रदेश में मौसम ग्रीष्म, तूफान, प्री मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून के पीछे छोड़ते हुए शीत। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। यह एक आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु आमतौर पर अक्षांश 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच स्थित है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु कोपेन वर्गीकरण का एक प्रमुख जलवायु प्रकार है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु अपेक्षाकृत उच्च तापमान की विशेषता है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी नदी किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह 14वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत का 14वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। यह नवाबों के समय से भारत में संस्कृति और कलात्मक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। गोमती नदी लखनऊ की प्रमुख भौगोलिक विशेषता शहर से होकर गुजरती है और इसे ट्रांस गोमती और शीश गोमती क्षेत्रों में विभाजित करती है। सिंधु गंगा के मैदान के मध्य में स्थित यह शहर ग्रामीण कस्बों और गांवों से घिरा हुआ है। मलिहाबाद, काकोरी, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, चिन्हट और इटौज़ा के बाग शहर। पूरब में बाराबंकी, पश्चिम में उन्नाव, दक्षिण में रायबरेली, जबकि उत्तर में सीतापुर और हरदोई स्थित है। लखनऊ शहर भूकंपीय क्षेत्र 3 में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की 2 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां हैं: गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा और घाघरा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनल गोमुख में हिमालय पर्वत से निकलती है। जब इस ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है तो यह भागीरथी नदी का साफ पानी बनती है। जैसे ही भागीरथी नदी हिमालय से नीचे बहती है, यह अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जिससे गंगा नदी बनती है। गंगा नदी की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, पुत्र, टन। नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 450 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर द्वारा साझा किया जाता है। गंगा नदी बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। प्रमुख जिलों मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी से गुजरने के बाद यह आगे बिहार में जाती है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम है। यमुना नदी उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर बहती है। यमुना नदी के तट पर महत्वपूर्ण शहर आगरा, मथुरा, दिल्ली, प्रयागराज है, इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश राज्य 2 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वतमाला से निकली है। बेतवा यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बेतवा नदी की लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। बेतवा नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण शहर विदिशा, सांची और ओरछा है। चंबल नदी, यह विंध्य पर्वत इंदौर मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलानों में सिंगर चोटी से निकली है। वहां से यह मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किलोमीटर की लंबाई के लिए बहती है। फिर राजस्थान के माध्यम से 225 किलोमीटर की लंबाई के लिए उत्तर पूर्व दिशा का अनुसरण करती है। नदी फिर यूपी में प्रवेश करती है और इटावा जिले में यमुना नदी में शामिल होने से पहले
लगभग 32 किलोमीटर तक बहती है। नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती है। कन्नर कन्नर नदी छत्तीसगढ़ से सरगुजा से निकलती है। यह गढ़वा जिले के भंडारिया ब्लॉक से झारखंड में प्रवेश करती है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह सोन नदी की सहायक नदी है। केन बेतवा नदियाँ मध्य प्रदेश से निकली हैं। यमुना की सहायक नदियाँ हैं। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। केन यूपी के बांदा जिले में यमुना से और यूपी के हमीरपुर जिले में बेतवा से मिलती है। सिंध, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। सिंध अशोकनगर जिले की पश्चिम सीमा के साथ बहने वाली प्रमुख नदी है।